विनय, गुड इवनिंग। शोभित, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया भाई अनुज, बन गया क्वेश्चन। चलिए, तो ऑडियो वीडियो सभी बच्चों को क्लियर होगा, तो स्टार्ट करते हैं। कल के क्वेश्चन से कुछ बच्चे कह रहे हैं वो कर चुके हैं। तो कल का क्वेश्चन यही था अपना कि अपने पास एक कोई हुप है, डायग्राम अलग हो सकता है, मैंने कैसे बनाया था मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि ये अपना रॉड है, मान लीजिए ये रॉड है। सर्किट तो कैसे भी बना सकते हैं। मान लीजिए ये रॉड है, ठीक है, और इस रॉड को आपने कनेक्ट किया था एक बैटरी से। आपने कनेक्ट किया था एक बैटरी से, यही ना? तो एक बैटरी से आपने कनेक्ट किया था और वो किसी वायर के थ्रू जा रहा था। ये वायर अपना ऐसा है मान लेते हैं, इससे कनेक्टेड है, और इधर कहीं बैटरी थी, मान लेते हैं ये बैटरी है। तो बैटरी कैसे भी ले लो, और इसका एक एंड इस हुप से कनेक्टेड था, एक एंड आपका इस हुप से कनेक्टेड था, यही ना? ऐसे ही कुछ था। ये ई मान लेते हैं बैटरी को, ठीक है, और ये यहां से बाईपास हो रहा है, ये यहां से बाईपास हो रहा है। स्लाइडर का मास एम है, रेडियस आर है, मतलब लेंथ एल है, एल ले लीजिए, लेंथ एल ले लीजिए, और आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द स्लाइडर, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द स्लाइडर। कौशल ने बताया बी वी टी बाई एम आर। सही है, जादवपुर कॉलेज बढ़िया है भाई शोभित, प्लेसमेंट होता है। जादवपुर कॉलेज एक पुराना कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है। ठीक है, तो हुप का रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है, ठीक है, तो हुप का रेजिस्टेंस मैंने शायद नेग्लेक्ट ही किया था, केवल स्लाइडर का रेजिस्टेंस दिया था, हुप का तो दिया भी नहीं था। तो आर जो है अपना रेजिस्टेंस ऑफ द स्लाइडर है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग रॉड है, ठीक है। नो रेजिस्टेंस, ओनली रेजिस्टेंस लिख देते हैं,
only resistance in the slider, only resistance R in the rod, ठीक है। अच्छा, और फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नेग्लेक्टेड है। मैग्नेटिक फील्ड आपका डाउनवर्ड ही है, मैग्नेटिक फील्ड पूरे जोन में डाउनवर्ड ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, यूनिफॉर्म है, बी इज यूनिफॉर्म, ठीक है। एंड द होल सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, द होल सिस्टम इज kept on horizontal surface, हॉरिजेंटल सरफेस पे ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी इसके परपेंडिकुलर है। तो हमें यही निकालना था शायद, ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना था। बहुत बढ़िया भाई रौनिक, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, जी जो है मतलब ऐसा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये ऐसे रखा होगा, एक टेबल पे रखा होगा, और जी अपना डाउनवर्ड है जो नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा, है ना, जो रिंग का टेबल से कांटेक्ट है उसको बैलेंस कर रहा होगा। तो जी का कोई लेना देना अभी नहीं है यहाँ पे। आपने t इक्वल टू 0 पे मान लीजिए ये सिचुएशन है, ये ऐसे हो सकता है कहीं भी, तो इसका मोशन कैसे शुरू होगा, कहानी यहां से शुरू होती है। कोई भी बच्चा अगर मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन किया होगा, जो हमने पहले स्लाइडर वाले क्वेश्चन कराए थे, कुछ उससे आप सोच सकते हैं कि पहले ये बैटरी करंट फ्लो कराएगी, तो ये बैटरी में करंट ऐसे जाएगा और इसमें ऐसा आएगा, ये इनिशियल लेवल की कहानी है, ठीक है। अब ये करंट फिर यहां पर आने के बाद ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा और फिर ये यहां पे आके फिर से आई आ जाएगा। ये t इक्वल टू 0 की कहानी है, ये t इक्वल टू 0 की कहानी है। तो t इक्वल टू 0 पे इस पे मैग्नेटिक करंट ऐसा जा रहा है, तो आई एल क्रॉस बी करेंगे तो फोर्स इसमें ऐसा लगेगा एट t इक्वल टू 0, बोलो। तो t इक्वल टू 0 पे फोर्स ऐसा लग रहा होगा, है ना। ये सारी कहानी t इक्वल टू 0 की है भाई, ये सारी कहानी t इक्वल टू 0 की है, देखिएगा। तो ये कहानी जो भी अब मैं बता रहा हूं अभी, t इक्वल टू 0, जस्ट यहां पे स्विच भी था, तो स्विच लग देंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, तो स्विच भी लगा लेते हैं। बैटरी आइडियल है, उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना। तो यही बताया था कि स्विच अपना, ये स्विच है, तो व्हेन द स्विच इज क्लोज एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज, तो एट t इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज। तो t इक्वल टू 0 पे अगर स्विच को क्लोज कर दोगे तो हमारे पास क्या होगा, यही जो मैंने दिखाया है आपको, ऐसे करंट आएगा। अब इस आई की वजह से जो बैटरी से आया है, तो यहां पे क्या लगेगा, एक फोर्स, यहां पे लगेगा एक फोर्स, देखो ILB का। इस ILB के फोर्स से ये अपना रॉड जो है रोटेट होने लगेगा, है ना। इसको टॉर्क मिलेगा, हाँ अभी स्टार्ट हुई है भाई, अभी टॉर्क मिलेगा, और टॉर्क की वजह से ये क्या होगा, रोटेट होगा, और रोटेट होगा तो फ्लक्स क्रिएट करेगा। शायद सब लोग समझ गए कहानी कहां से शुरू होगी, कहानी कहां से शुरू होगी, ये सभी बच्चे समझ पाए। तो यहां पर ये रॉड जो है किसी t इक्वल टू टी टाइम की बात करो, ये ऐसे हो चुका होगा, ठीक है। तो t इक्वल टू, ये t इक्वल टू 0 पर है, ये t इक्वल टू टी पर है। तो t इक्वल टू टी टाइम में जब रॉड अपना यहां पर आ चुका होगा, तो इसमें अल्फा, देखिए FB की वजह से तुरंत अल्फा आएगा, इस FB की वजह से टॉर्क मिलेगा यहां पे,
और इस टॉर्क के वजह से यहां पर कुछ ओमेगा आ जाएगा। समझ गए सभी लोग? तो ये जो एफ बी है इसके वजह से धीरे धीरे ये रोटेट होगा और टॉर्क आएगा। आप पूछ सकते हो कि सर बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 होता है, बिल्कुल होता है, बट यहां पर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, यहां पे ओमेगा कांस्टेंट नहीं है। तो अब देखिए दो चीज साइमल्टेनियसली होगी। जैसे ये t इक्वल टू 0 की कहानी आपने यहां पर देखी, वैसे ही यहां पर t इक्वल टू टी टाइम में क्या होगा, जब फ्लक्स कट हो चुका होगा तो यहां इंड्यूस ईएमएफ भी आ चुका होगा, क्योंकि उस समय इसके पास कुछ ओमेगा होगा। मैं ये t इक्वल टू टी पे बता रहा हूं, तो t इक्वल टू टी पे इसके पास टॉर्क है तो ओमेगा भी होगा। तो अगर किसी इंस्टेंट पे इसके पास ओमेगा है, ध्यान दीजिएगा, तो देखें कि इस पे जो इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ आप यहां पे कोई एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लो और इसकी वेलोसिटी इधर होगी, तो v क्रॉस b ड्रिफ्टिंग इसकी इधर है, तो यहां पे माइनस आएगा और यहां पे प्लस आएगा। इसे आप O ले लीजिए, ये अपना A है और ये A डैश मान लीजिए, ये OA है। तो यहां पर ये इंड्यूस ईएमएफ भी आ चुका होगा। मतलब बैटरी कैसी लगेगी यहां पर, यहां जो बैटरी लगेगी वो लगेगी ये नेगेटिव की और ये पॉजिटिव की। बट ये ध्यान रखिएगा कि हर इंस्टेंट पे अपना ओमेगा बी यूनिफॉर्म है भाई, लिख तो दिया है, कितनी बार लिखूं, बी यूनिफॉर्म है, तो हर इंस्टेंट पे अपना ओमेगा बदल रहा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं लेट एट टी इक्वल टू टी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड बी ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है रॉड की ओमेगा हो गई। तो सभी बच्चे बता सकते हैं कि यहां पर जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, यहां पे जो भी इंड्यूस ईएमएफ होगा वो क्या होगा, बी इस समय का ओमेगा, बी ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2, और उसका पोलैरिटी आप देख रहे हैं, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये जो पॉइंट ए है, ये हुप अपना कैसा है, ये हुप अपना कैसा है, ये पॉइंट ए बी मान लीजिए ये सी है। तो ये हुप अपना जो है रेजिस्टेंस नहीं है इसमें, इसका मतलब ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी, ठीक है, और ये बाकी जितने भी पॉइंट है ये सब का पोटेंशियल सेम होगा। तो सबको मैं एक कर सकता हूं। अब देखिए मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाने जा रहा हूं। तो बैटरी अपनी ऐसी लगेगी, इधर अपना पॉजिटिव होगा, t इक्वल टू टी टाइम में इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, बैटरी इधर सेंटर की तरफ पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। ठीक है, और यहां से इसका अपना रेजिस्टेंस, इसका अपना रेजिस्टेंस भी होगा, उसको अभी लगा देंगे, रेजिस्टेंस भी लगा ही दीजिए, इसका अपना रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये ए हो जाएगा, ये अपना ओ हो जाएगा। अब इनफैक्ट ए सी सभी पॉइंट को, ये पॉइंट और यहां पे भी कोई और पॉइंट डी ले लो, ये सभी पॉइंट सेम पोटेंशियल के हैं, मानते हो कि नहीं। VA इक्वल टू VC इक्वल टू VD, ये सब सेम पॉइंट के हैं। तो इनको लाकर ऐसे जोड़ के एक सिंगल पॉइंट ए पे रख सकते हो। तो A C D सब ये सेम पॉइंट के हैं। तो यहां से अब बचेगा क्या हमारे पास, ये C पॉइंट यहां से बैटरी से जुड़ा है और O पॉइंट यहां से एक तार से जुड़ा है। तो आप इस सर्किट को ऐसे देख पा रहे हो, देखो जरा, इधर तो कुछ है ही नहीं, और फिर अपने पास इधर ये बैटरी अपनी एक्सटर्नल वाली। कुल मिला के मुझे इसको सीधा सर्किट बनाने में भी कोई हर्ज नहीं था, बट आपको विजुलाइज हो इसलिए मैंने बना दिया। ऐसे बना सकते हैं भाई, ऐसे बना सकते हैं, देखिएगा सब लोग। ये अपना हो जाएगा E, आइडियल बैटरी है, ये E इंड्यूस जो उस समय होगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, और ये उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आप देखो कि इन दोनों की टेंडेंसी अपोज करने की है। ये करंट दे रहा है I का
इससे करंट मिल रहा है सर्किट में आई का, जो आपने अभी बनाया था, जो इनिशियल कांस्टेंट करंट देगा ये। लेकिन अब ये इंड्यूस के वजह से यहां पे भी एक करंट आ चुका है, जिसको आप बोलोगे क्या, आई इंड्यूस। ठीक है, आई इंड्यूस ऐसा होगा। अब ये दोनों अपोजिंग नेचर के, ठीक है, दोनों अपोजिंग नेचर के हैं, तो इसमें जो नेट करंट आएगा वो आई माइनस आई इंड्यूस आएगा। तो रॉड में जो करंट मेन जाएगा, एक इधर से आई आ रहा होगा, इधर से आई इंड्यूस, तो नेट करंट जो अपना सर्किट में फ्लो कर रहा होगा वो होगा आई। वो किसके बराबर होगा, आई नेट, वो होगा हमारा आई माइनस आई इंड्यूस के। ऐसा मैंने तुम लोगों को स्लाइडर में वाले में भी क्वेश्चन कराया हुआ है, स्लाइडर वाले में भी ऐसा कराया हुआ, अगर आप उसे रिलेट कर पा रहे हैं, अभी तक वही कहानी चल रही है। तो कुल मिला के किसी t इक्वल टू टी टाइम में, किसी t इक्वल टू टी टाइम में अगर आप बात करते हैं तो आप यहां पर हो, तो किसी t इक्वल टू टी टाइम में हमारे पास कहानी अब क्या है, कहानी ये है कि t इक्वल टू टी टाइम में हमें पता लग गया कि सर्किट में नेट करंट जो होगा वो आई नहीं होगा, वो कितना होगा, आई माइनस आई इंड्यूस होगा। और अपना जो रॉड है उसकी पोजीशन ये है। तो रॉड की पोजीशन अपनी ये थी, तो अब देखो कि यहां पर हमें नेट ओमेगा चाहिए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हर इंस्टेंट पे क्या टॉर्क भी बदलेगा भाई, हर इंस्टेंट पे देखिए क्या टॉर्क बदलेगा क्या, वो भी देख लेते हैं। और ओमेगा क्या होगा, ओमेगा तो बदल रहा होगा, ये आप समझ रहे हैं क्योंकि अल्फा है। तो इस समय जो आई होगा वो मैं लिख सकता हूं आई नेट, और ये आई नेट ऐसा जाएगा, तो रॉड में आई नेट ऐसे जा रहा होगा, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होके फिर से यहां पे आई नेट आ रहा होगा। यहां तक समझ में आया भाई, ये सभी को, इस चीज को यहां बनाया है, ये सर्किट को मैं फिर वहां दिखा रहा हूं। आई नेट सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आई नेट की वैल्यू लिख लेते हैं। आई नेट होगा आई माइनस आई इंड्यूस। तो आई अपने पास क्या हो जाएगा, ई बाई आर, मतलब नेट के लिए केवीएल लगा लो, यहां से आई नेट मिल जाएगा आपको। केवीएल लगा लो तो माइनस से प्लस ई, और फिर हम यहां से मान रहे हैं माइनस ई इंड्यूस, प्लस से माइनस, ठीक है, और फिर माइनस आई नेट इंटू आर। तो कायदे से आई नेट हमारे पास आएगा ई माइनस ई इंड्यूस बाई आर, और ई बाई आर माइनस ई इंड्यूस क्या है इस इंस्टेंट पे, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2r। ये हो जाएगा आई नेट की वैल्यू। यहां तक क्लियर है सभी को, आई नेट की वैल्यू आएगा ये बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2r। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। अब ये आई नेट क्या कर रहा है, आप यहां देखिए कि आई नेट क्या चेंज हो रहा है, आई नेट आपका चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है, क्योंकि ओमेगा जो है चेंज होगा, ओमेगा आपका चेंज होगा तो आई नेट भी चेंज होगा। ठीक है, तो टॉर्क की बात करते हैं। यहां पे जो टॉर्क, इस इंस्टेंट पे जो टॉर्क लिखा जाएगा भाई, जब अगर आई नेट चेंज होगा तो एफ भी चेंज होगा, और एफ भी चेंज होगा तो टॉर्क भी चेंज होगा। इस समय का टॉर्क हम लिखेंगे तो यहां एक और जहर है कि नेट टॉर्क आप क्या लिखोगे, पहले तो एफ बी लिख लो, एफ बी आपका इधर होगा आई नेट की वजह से, और इस एफ बी का टॉर्क जो आएगा वो हमें इंटीग्रेट करके निकालना होगा। इस एफ बी का जो टॉर्क होगा वो इंटीग्रेट करके निकालना होगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। क्यों भाई, क्योंकि आप बोलोगे ऐसा क्यों, एफ बी इंटू क्या लिखें, तो भाई एफ बी का हर यहां पर जितने भी छोटे छोटे टुकड़े हैं, सभी टुकड़े पे जो एफ बी लग रहा होगा उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एफ बी तो वही लगेगा,
बट एफ बी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो फोर्स इंटू जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो अलग अलग है। तो आपको इस एफ बी को, मतलब इस एफ बी की वजह से जो भी टॉर्क आएगा उसको इंटीग्रेट करके निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? आपको एक एलिमेंट यहां पे कट करना होगा एक्स पे, जैसे आप गए। हालांकि मैं इसका भी एक इलाज आपको बता दूंगा, बट वो केवल यूनिफॉर्म के लिए करिएगा। यहां पे dx पे गए आप, तो x पे जाके जब आप dx पे जा रहे हैं, ये dx है, ठीक है, और आई नेट अपना ये है। ये आई नेट की डायरेक्शन है। तो यहां पर अपने पास आई एल क्रॉस बी एफ बी हुआ। तो इस छोटे वाले टुकड़े के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स है, तो डी टाउ क्या लिखेंगे? डी टाउ हो जाएगा एफ बी इंटू एक्स, ठीक है। और एफ बी जो होगा डी टाउ, एफ बी क्या होगा इस डी एक्स के लिए? एफ बी फॉर डी एक्स लेंथ, वो आप क्या लिखेंगे? उसको कायदे से डीएफ बी बोलना चाहिए, तो डीएफ बी बोल सकते हो आप, इसे डीएफ बी बोल सकते हो, क्योंकि हर टुकड़े का लेंथ अलग अलग होगा। तो मैंने इसको डिफरेंशियल ले लिया है, तो इसको डीएफ बी ले सकते हो। ठीक है, तो डीएफ बी क्या लिखेंगे? डीएफ बी हम लिख सकते हैं बी एट एक्स, तो बी तो यूनिफॉर्म ही है, बी एल, एल के जगह पे डी एक्स, आई एल बी, तो आई भी लिख दें, आई नेट। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? एक्स इनवर्ड को जी ग्रेविटी है, हां। अरे इनवर्ड का मतलब वही प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर डीएफ बी जो हम लिख रहे हैं वो क्या लिखें? बी डी एक्स इंटू आई नेट। अब यहां पर आई नेट की वैल्यू, आई नेट उस समय आई हो रहा है, देखिए यहां दो चीजें हो रही, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आई भी चेंज होगा, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे ये जो आई जा रहा है इसका हम अभी टॉर्क निकाल रहे हैं, तो इसको हम आई को अभी कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। इसी आई के लिए नेट टॉर्क, हर टुकड़े पे डीएफ भी लग रहा होगा, तो सबका नेट टॉर्क। चलिए बताइए क्या होगा यहां पे डी टाउ, तो हो जाएगा बी, ये आई नेट बार बार लिखना पड़ रहा है, इरिटेटिंग लग रहा है मुझे, आई लेके चलना था। चलिए खैर, आई नेट, ठीक है, और यहां पर एक्स डी एक्स, ये आप इंटीग्रेट करोगे तो 0 से टाउ, और ये हो जाएगा 0 से कितना? एल। तो टाउ आएगा अपने पास बी आई नेट एल स्क्वायर बाई 2। ये कब का है? एट टी इक्वल टू टी पर है, जब इसमें करंट आई इंड्यूस है उस समय का टोटल है। तो यहां पे आई भी वेरिएबल है, कायदे से आई भी वेरिएबल है, बट जब ये टी टाइम में है उसकी बात कर रहे हैं। आई नेट वेरिएबल है, वही मैं आपको समझा रहा हूं बार बार, आई नेट वेरिएबल है बिल्कुल, लेकिन किसी टी इक्वल टू टी टाइम में जो आई नेट फ्लो हो रहा होगा, उस आई नेट का जो नेट टॉर्क होगा वो निकाल रहा हूं पहले, तो वो पहले निकाला गया, वो अपने पास आ रहा है बी आई नेट। अच्छा, अब इसको आगे के लिए बता दूं, आगे के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो सेंटर ऑफ मास बोल के, हालांकि वैसा है नहीं, रिजल्ट आ रहा है इसलिए लिख रहे हैं बी आई नेट। देखो जरा, इसको L/2 पे लिख लें, बी आई नेट इंटू L/2। थोड़ा ऐसे सोच के लिख सकते हो तो तुम्हें सहूलियत होगी। मतलब इसमें आप क्या सोच सकते थे कि ये अपना रॉड, सारे टोटल
फोर्स को यहां कंसेंट्रेट कर दो सेंटर ऑफ मास पे L/2 पे, ये मानो कि नेट फोर्स है, FB नेट है, तो इसका टॉर्क क्या होगा, आप यही लिखते FB इंटू L/2। ठीक है, तो ये COM पे कंसेंट्रेट कर दो। ऐसा हमेशा मत करिएगा, धोखा हो जाएगा, ऐसा हमेशा नहीं कर सकते, केवल मैग्नेटिक फील्ड जहां पे यूनिफॉर्म है वहीं कर पाएंगे। तो ये ट्रिक वहीं लगाइएगा जहां मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यहां के लिए कर सकते हैं व्हेन B इज यूनिफॉर्म, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो B यूनिफॉर्म है, वहां के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास पे नेट फोर्स मान लो, तो इसको नेट FB मान लेते और L/2 वहां से नेट टॉर्क लिखते, देखिए वही चीज आ रही है। ठीक है, तो टाउ नेट आ गया हमारे पास, टाउ को लिखोगे I अल्फा, तो ये आएगा BL²/2 I नेट, और ये अपना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया MI ऑफ द रॉड। तो MI ऑफ द रॉड अपने पास क्या हो जाएगा, ML²/3, ये तो सबको पता होगा, BL²/2 और ये ML²/3, 3 ऊपर चला गया, इंटू I नेट। तो अल्फा हमारे पास आ रहा है 3B बाई, भाई कैलकुलेशन थोड़ा देखते रहिएगा, हेल्प करिएगा, I नेट कहीं गलती हो तो तुरंत बता दीजिएगा। तो यहां पे ML²/3, ठीक है, तो 3B/2M और L से L कैंसिल, I नेट। अब I नेट, अब यहां पे अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा। ठीक है, तो अब I नेट की वैल्यू तुम पहले से निकाल चुके हो ओमेगा के टर्म्स में, ये रहा, ये आपका I नेट है। देखिए I नेट वेरिएबल है, हमने ये अभी किस टाइम पे ये सब कुछ किया है, जब ये किसी थीटा रोटेशन पे गया है और ओमेगा उसकी वैल्यू है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं E/R माइनस B ωL²/2R। तो ये आपने लिखा यहां पर I नेट की वैल्यू। अब अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा आएगा, अल्फा ओमेगा है E/R माइनस BL²/2R ओमेगा। ठीक है, अब आपको अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा मिलता है। देखिए अब आपके लिए काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, 3BE/2MR माइनस 3B²L², 3B²L² अपॉन 4MR ओमेगा। चेक करिएगा भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अब तो कर ही लोगे। 3B/2MR माइनस, ये चेक करिएगा सब सही है, 3B²L² अपॉन 4MR, बिल्कुल सही है। तो अब ओमेगा एक फंक्शन आया है इसका, और इसको जो है इंटीग्रेट कर देंगे तो ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये चीज मिलती है। अब इसको हमें इंटीग्रेट कर देना है, इसको हमें केवल क्या कर देना है, अब इंटीग्रेट कर देना है, अपना पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो अब इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, देखिए क्या होगा। इसको आप लिख सकते हो dω/dt इक्वल टू, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसको मैं कांस्टेंट A बोल रहा हूं और इसको कांस्टेंट B बोल रहा हूं।
तो ये लिख सकता हूं a माइनस बी ओमेगा। अच्छा, बी से आप बी मैग्नेटिक फील्ड से कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको पी क्यू लिख लेते हैं। तो इस कांस्टेंट को कुछ p मान रहा हूं, इसको q मान रहा हूं, तो p माइनस क्यू ओमेगा, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है आपके लिए, p माइनस क्यू ओमेगा इक्वल टू डी टी। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो t इक्वल टू 0 पे अल्फा आया था, मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, ठीक है। तो यहां पे t इक्वल टू 0 पे ये हो जाएगा 0, और किसी टाइम t इक्वल टू t पे ये ओमेगा, तो ln p माइनस क्यू ओमेगा अपॉन में माइनस क्यू, और ये हो जाएगा 0 से ओमेगा। आप लोगों को ये आइडिया तो लग ही गया होगा कि पूरे इंडक्शन में एक ही फंक्शन आ रहा है, 1 माइनस ई की पावर समथिंग। तो यहां से अपने पास आ जाएगा ln, तो p माइनस क्यू ओमेगा अपॉन में p इज इक्वल टू माइनस क्यू टी। तो p माइनस क्यू ओमेगा इक्वल टू p ई की पावर माइनस क्यू टी। तो यहां से ओमेगा मिलेगा p बाई क्यू 1 माइनस ई की पावर माइनस क्यू टी। अब आप p और q की वैल्यू जो रखे हो डाल दो, 3b बाई एम आर इंटू क्यू हो जाएगा 4 एम आर अपॉन 3b स्क्वायर एल स्क्वायर, और इधर 1 माइनस ई की पावर माइनस 3b स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 4 एम आर टी, ठीक है। तो ओमेगा अपने पास मिल रहा है, एम आर से एम आर कैंसिल होता है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, और ये आ रहा है 4 ई अपॉन बी एल स्क्वायर। कंफर्म करिएगा भाई जरा अपना रिजल्ट मैच करके, 3b स्क्वायर, जिन बच्चों ने किया है वो रिजल्ट मैच करके कंफर्म करिएगा। तो ये अपने पास इतना बड़ा फंक्शन आएगा ओमेगा का, ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये आएगा भाई। एक बार कंफर्म करिएगा रिजल्ट। अरे गलत था आपका कि मेरा? बाकी बच्चे बताइए। तो 4e अपॉन, क्योंकि मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकता हूं, उस बाकी कॉन्सेप्चुअली तो नहीं गलत होगा, 4e अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर में कैंसिल किया है, एक बार कंफर्म करिएगा। यही आया भाई रौनक, रौनिक यही आया है, 2e आ रहा है। अच्छा 2e आ रहा है आपका, चेक करिए जरा यहां पे कहां गलती है, कुछ यहां तो नहीं कुछ गड़बड़ है। हाँ ये 2 छूट गया है, सही कह रहे हो, यहां पे 2 था ना, ये 2 यहां छूटा हुआ है, सही बोल रहे हो। ये देखो इधर P में 2 भी है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो यहां पे 2 भी आएगा, 2e आएगा, बिल्कुल आपका सही है, 2e अपॉन बी एल स्क्वायर 1 माइनस दिस। तो दिस इज द ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। आगे के लिए आप समय बचा सकते हो, कहां समय बचा सकते हो? टॉर्क में। आपको टॉर्क इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बता दिया है। अगर यूनिफॉर्म है तो डायरेक्ट सेंटर पे टोटल मैग्नेटिक फोर्स सेंटर पे लगाओ और इंटू L/2 कर दो, तो ओमेगा आपने निकाल लिया। अब आगे की कहानी ये है कि इसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी बता सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आएगा तो वो आएगा टर्मिनल वेलोसिटी पे, सॉरी टर्मिनल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा कांस्टेंट कब होगा, किस टाइम पे कांस्टेंट होगा, वो भी आप बता सकते हो। तो वो आप बता पाओगे। यहां इसकी जो मैक्सिमम ओमेगा मैक्स जो है वो कितना है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इट इज 2e अपॉन बी एल स्क्वायर, यही तो है मैक्सिमम। ग्राफ सभी को पता है इसका कैसा बनने वाला है, ग्राफ तो रट गया होगा। इस फंक्शन का ग्राफ जो बनेगा
वो आपका ऐसे ही बनेगा, मैक्सिमम होगा t इक्वल टू इंफिनिटी पे। तो ये इसको अप्रोच करेगा, है ना भाई, t टेंडिंग टू इंफिनिटी को ये अप्रोच करेगा, t टेंडिंग टू इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, ओमेगा वर्सेस t का ग्राफ ऐसा होगा। कहां पे p और q कैंसिल कर रहे हो भाई? p और q कैंसिल कहां कर रहे हो? p ये कांस्टेंट अलग है, q अलग है, तो p बाई q में जो कैंसिल होना था वैल्यू पुट करके कर दिया, तो ओमेगा हमारे पास ये आ गया है। आई थिंक सब सही है। अब तो यहां पर अपने पास ओमेगा आ चुका है। अब देखो, आपसे पूछा जा सकता है कि इस टर्मिनल जैसे आपने वेलोसिटी निकाला था उस समय का ओमेगा है, इस समय में क्या हो रहा होगा, पहले इसको समझो जरा। और ये क्या हमें इतना बड़ा कुछ करके करने से निकालना था? नहीं, अगर हमें ओमेगा ही निकालना था तो हम इसको दूसरे अप्रोच से कर सकते थे। अगर कांस्टेंट ओमेगा निकालना था उसके लिए क्या करते, जो एक्सटर्नल बैटरी है उसका जो आई है उसका अपना टॉर्क होगा, और जो इंड्यूस का टॉर्क है वो दोनों टॉर्क कैंसिल आउट कर रहे हैं, मान रहे हो कि नहीं? तभी अल्फा अपना जीरो है। इसको और डीपली सोचो तो आपको क्या मिलेगा कि शुरू में, इसको अगर आप और सोचिए तो आपको क्या मिलेगा, शुरू में तो भाई केवल आई डोमिनेटिंग था, शुरू में अपना आई डोमिनेटिंग था, यही था ना भाई, शुरू में अपना आई डोमिनेटिंग था, और आई की जो डायरेक्शन थी, आई की जो डायरेक्शन थी वो अपनी कैसी थी, ये तो आई नेट है, आई की डायरेक्शन कैसी थी, ठीक है, ये अपना शुरू में आई था, आई की डायरेक्शन अपनी, ये देखिए यहां पर आई इस तरफ है और आई इंड्यूस ऐसा है। तो एक टाइम आ सकता है जब आप बोल सकते हो कि यहां पर नेट टॉर्क को आप क्या करेंगे, नेट टॉर्क ड्यू टू ये एफ बी, इसका टॉर्क होगा आई का, आई की वजह से, और यहां पर आई इंड्यूस का करंट इधर होगा, तो आई इंड्यूस के वजह से यहां पर एक एफ बी होगा, और आई की वजह से यहां पर एक एफ बी होगा। शायद सब लोग समझ गए होंगे। ये हम लिख सकते हैं एफ ड्यू टू आई, ठीक है, ये अपना आई है। और इसके लिए आप अगर लिखना चाहो तो ये हो जाएगा अपना क्या, ये हो जाएगा एफ ड्यू टू आई इंड्यूस, और आई इंड्यूस अपना इधर होगा। शायद सब लोग समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं। ये यहां पर है, ये हिंज्ड, तो इसका जो टॉर्क है, इसका टॉर्क और इसका टॉर्क नलीफाई कर जाए, इन दोनों का टॉर्क जो है नलीफाई कर जाए, वहां से कर सकते हो, या आई इक्वल टू आई इंड्यूस से भी हो जाएगा, बिल्कुल, हाँ ये भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहीं पे आ जाइए, इतना भी करने की जरूरत नहीं है, यहीं आ जाइए, आई को जीरो कर देते हैं भाई। जब आई नेट जीरो हो जाएगा उस समय पे कोई एफ बी नहीं लगेगा, बिल्कुल सही सोचा है आपने। आई नेट को ही यहां पे जीरो कर दीजिए, आई नेट को जब जीरो कर दोगे वहीं से आपको ओमेगा कांस्टेंट वाला मिल जाएगा। उस चीज को मैं इससे समझा रहा हूं, टॉर्क वाले से, कि यहां पर जो टाउ ड्यू टू, तो हर डायमेंशन को देखिए, यहां पर आप बोल सकते हैं कि जो टॉर्क होगा, टॉर्क ड्यू टू टाउ ड्यू टू एफ आई इज इक्वल टू टाउ ड्यू टू एफ आई इंड्यूस, ठीक है। या फिर नेट टॉर्क आपका, ये अगर वेक्टर लिखो तो ये माइनस टाइम्स होगा, तो टाउ नेट यहां पर जीरो है, मतलब आई नेट जीरो है, ये आप बोल सकते हो। आई नेट जीरो को कर दो तो वहां से जो आपको ओमेगा मिलेगा, दैट ओमेगा इज योर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ओमेगा मिलेगा। तो आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते थे, केवल अगर आपको कांस्टेंट ओमेगा निकालने को बोल दिया जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो उसको आप इस तरीके से सोच सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करते हैं। मान लीजिए आपके पास यही हुप है,
और सर्किट कुछ ऐसा है कि आपका रॉड जो है मूव करने जा रहा है और यहां कोई बैटरी वैटरी नहीं है, ये जुड़ा है ऐसे, इसको बाईपास कर रहा है। और ये केवल एक रेजिस्टेंस से जुड़ा है, बैटरी नहीं है यहां कोई, केवल एक रेजिस्टेंस है और वो फिर फाइनली इस हुप से जुड़ जाता है। ये रेजिस्टेंस आर है और स्लाइडर और इन सब का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये आपको बाईपास करके ये जा रहा है। मास एम है, लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड आपका वही इनवर्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और सब कुछ स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस पे है। नो रेजिस्टेंस ऑफ hoop and slider, hoop and rod, no resistance of hoop and rod। ठीक है, फ्रिक्शन नेग्लेक्टेड है, होल सिस्टम ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल, whole system on a smooth horizontal table। ठीक है, तो अब ये शुरू कहां से होगा, क्वेश्चन शुरू भी तो करना है, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। हमने क्या किया, इसको कांस्टेंट ओमेगा नॉट से मूव कराया, t इक्वल टू 0 पे इसको मैंने एक ओमेगा दिया और वो ओमेगा जो हमने दिया उसके वजह से कांस्टेंट ओमेगा से मान लो t इक्वल टू 0 पे हमने ओमेगा नॉट से इसको घुमा दिया। ठीक है, तो एट t इक्वल टू 0 रॉड रोटेटेड बाय ओमेगा नॉट। ठीक है, तो आपको क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इंड्यूस करेंट मतलब आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यहां तो एक ही आई होगा, और क्यू नेट चार्ज फ्लो इन द सर्किट, नेट चार्ज फ्लो इन द सर्किट। ठीक है, और नेट हीट डिसिपिएटेड, heat dissipated in the circuit। तो इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। चलिए देखें, तो शुरुआत तो यहीं से हुई, अब बहुत कुछ समझ में आ गया सभी बच्चों को। अब लगता है कि जैसे ही t इक्वल टू 0 पे आपने इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे दिया तो क्या होगा, ये यहां से रोटेट करेगा, एरिया स्वेप्ट करेगा, और एरिया स्वेप्ट करेगा तो यहां पे क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा, अब यहां अच्छी बात यह है कि केवल इसी की बैटरी लगेगी और ये सारे पॉइंट्स तो कांस्टेंट है, इन सबको जोड़ के एक पॉइंट बना सकते हो। तो इफेक्टिव सर्किट डायग्राम सभी लोग समझ ही सकते हैं, ओमेगा इधर से जा रहा है तो किसी टाइम के बाद, किसी टाइम में, मैं यहां पे डॉटेड से बना रहा हूं, मान लो ये ऐसे रोटेट होता है, इसको और अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता था, दोनों तरफ रॉड ये कर देता, वो आपको होमवर्क दे दूंगा। तो मान लो ये ऐसा है, t इक्वल टू टी टाइम में,
ऐसा रोटेट हो गया टी इक्वल टू टी टाइम में। तो जैसे रोटेट होगा, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन पकड़ो और वेलोसिटी इसकी इधर होगी, तो अपना v क्रॉस बी जो आएगा, v क्रॉस बी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, जस्ट अपोजिट। तो यहां पे अपना माइनस होगा और यहां पे प्लस होगा। तो आप एक बैटरी लगा सकते हो इसके, इस रॉड के जगह पे, और वो बैटरी कैसी होगी, इस तरीके की, इस तरीके का ई इंड्यूस होगा भाई इस इंस्टेंट पे। बोलो, अब ये जो ई इंड्यूस होगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या बनेगा, सिंपल, एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस, यही ना, एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस। तो करंट अपना कैसा पास हो रहा होगा, इस तरीके से करंट यहां से जा रहा होगा। करंट की अगर बात करो तो सभी को पता है कि अब इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा, करंट अपना ऐसा फ्लो हो रहा होगा, आई। अब आई इंड्यूस के जगह पे मैं केवल आई लिख रहा हूं, अंडरस्टूड है कि वो आई ही है, आई इंड्यूस ही है, ठीक है। तो इस आई के वजह से अब आप सबको पता है कि यहां पे एफ बी लगेगा और टॉर्क लगेगा, एफ बी लगेगा और टॉर्क लगेगा। तो अब ये सारी कहानी आप तुरंत कर सकते हो कि रॉड अगर अपना, मैं यहां बना देता हूं, अच्छा, ई इंड्यूस की वैल्यू तो लिख ही सकते हो, एक ही रेजिस्टेंस है रॉड और इन सब का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो इक्विवेलेंट सर्किट में जो बनाने जा रहे हो ऐसे बना सकते हो, इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, एक यहां पे ई इंड्यूस और इसका एक रेजिस्टेंस, इन सबको अगर समेट दोगे तो अपने पास ये आर और ये सारे पॉइंट को यहां पे, इन सभी पॉइंट को समेट के एक जगह यहां लाके जोड़ दो एंड पे, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास कैपिटल आर है, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने नहीं ले रखा हुआ है, वो होता भी तो आर प्लस आर हो जाता और कुछ नहीं होता। तो यहां पर अब आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ये बन जाएगा, ये सिंपल है उससे, ई इंड्यूस जो कितना होगा, बी उस समय का ओमेगा, ये ओमेगा कुछ जनरल होगा भाई, ये ओमेगा कुछ अब ओमेगा होगा, चेंज हो चुका होगा, ओमेगा नॉट इनिशियल था, ये जनरल ओमेगा है टी इक्वल टू टी टाइम का, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, और ये रेजिस्टेंस, तो आई इंड्यूस मतलब आई, वो भी आप लिख सकते हो, आई की वैल्यू होगी बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई आर, ये आई आ गया। चलिए अब देखते हैं कि जो अपना अल्फा है, ओमेगा बढ़ेगा कि घटेगा। आप इस आई से अब आप गेस करो कि जो टॉर्क मिलने जा रहा है, टॉर्क आप इंटीग्रेट करके निकालेंगे, लेकिन मैंने बताया आपको कि अगर यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो आपको ट्रिक बताया एक, टोटल मैग्नेटिक फोर्स को सेंटर पे मान लो, टोटल मैग्नेटिक फोर्स को सेंटर पे मान लो इस इंस्टेंट पे, और वो है एफ बी, और उसका जो है ये एल बाई टू कर दो। हमेशा नहीं करेंगे, बार बार बता चुका हूं, केवल कब करेंगे जब बी यूनिफॉर्म है, तो सेम रिजल्ट आएगा। तो इसका जो टॉर्क आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस समय का ओमेगा ऐसा है और टॉर्क भी आपका कैसा आ रहा है, आई इधर है ना, आई इधर है, तो आई एल क्रॉस बी, उल्टा ले लिया है मैंने भाई, उल्टा ले लिया एफ बी को, एफ बी इधर होगा ना, एफ बी इधर होगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो आई इंड्यूस है वो ऐसा है, आई की डायरेक्शन इसमें ऐसे बनाई गई है, बैटरी जो आपने पोलैरिटी डिसाइड किया, तो हर छोटी बात का बहुत अहमियत है यहां पे। ये अपना एफ बी है, एफ बी ऐसा लगेगा इस पे, तो इधर ओमेगा था, लेकिन एफ बी का जो टॉर्क है, एफ बी का टॉर्क है वो इसको रिटार्ड कर रहा है, ये देख पा रहे हैं, अल्फा इधर है, एफ बी का जो टॉर्क है वो इंक्रीजिंग नहीं आएगा। आपने गलत कर दिया भाई देवज्ञ, आपने गलत कर दिया है। आप देखिए यहां पे आप भी शायद वही गलती कर रहे हैं, ये आई एल क्रॉस भी इधर होगा एफ बी, इसका ओरिएंटेशन इधर है, बट अल्फा जो है इसकी वजह से जो ये ओमेगा है इस समय जो इंड्यूस हुआ, उसका जो करंट इधर आएगा, उसका जो फोर्स है वो ऊपर होगा,
आई एल क्रॉस बी, और इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा वो अल्फा के अपोजिट होगा। ठीक है, कैपेसिटर भी लगाएंगे, जहर मत मतलब धीरे धीरे लेंगे, स्लो स्लो कैपेसिटर भी लगा देंगे, टेंशन मत लो। तो यहां पर अपने पास ये अल्फा होगा। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, शायद सभी बच्चे समझ गए, टॉर्क की वैल्यू लिख लेते हैं। टॉर्क जो आएगा, टाउ जो आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं टाउ ड्यू टू एफ बी नेट, टाउ नेट, अरे एफ बी क्या, एक ही फोर्स है तो टाउ लिखो केवल, वो क्या हो जाएगा एफ बी इंटू एल बाई टू, है ना। इंटीग्रेट करके भी करोगे वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो एफ बी हो जाएगा आई एल बी इंटू एल बाई टू। तो ये अपने पास आएगा बी एल स्क्वायर बाई टू इंटू आई, और आई आपने अभी निकाला था बी एल स्क्वायर बाई टू आई। आई क्या था, आई अपना था इंड्यूस ईएमएफ बी ओमेगा, उस समय का जो भी ओमेगा होगा इंस्टेंटेनियस, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। तो ये हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। तो ये कितना आ रहा है, बी स्क्वायर एल की पावर 4/4 ओमेगा, चेक करते रहिए भाई, टाउ। ठीक है, अब टाउ इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहां पे मैं आई अल्फा लिख रहा हूं, तो अल्फा जो अपने पास आएगा, अल्फा वो आ जाएगा टाउ अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, आई ऑफ रॉड। तो वो हो जाएगा बी स्क्वायर एल की पावर 4/4 एम एल स्क्वायर बाई 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये कट कैंसिल होगा और बाकी ये ओमेगा रहेगा। तो अल्फा आएगा 3 बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 4 एम ओमेगा। अब यहां पे जो बच्चा, एक बच्चे ने आंसर निकाला था उसका पॉजिटिव आ रहा था, शायद उसने कहां गलती की होगी, ये जो अल्फा है रिटार्डेशन है मेरे भाई, अल्फा इज अपोजिट टू ओमेगा, तो अल्फा को आप लिखेंगे माइनस डी ओमेगा बाई डी टी। ये चीज का ध्यान रहे, आपने डायरेक्शन अभी देखा ही था, बाकी फंक्शन ये सिंपल आ रहा है वहां से, इसके पहले वाले क्वेश्चन से। देखिए मैंने आपको बता दिया है अल्फा एंड ओमेगा आर अपोजिट, ये रिटार्ड करेगा, धीरे धीरे ओमेगा कम होगा, मतलब यही इसका मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी है। आई इंड्यूस रॉन्ग है, आई इंड्यूस चेक कर लेते हैं। आई इंड्यूस क्या लिखा है मैंने, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 छोड़ दिया है। ठीक है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 इंटू आर होगा, बी ओमेगा 2 छूट गया था। ठीक है, तो यहां पे तो 2 लिखा है मैंने, यहां लिखा हुआ है, नहीं दूसरा स्लाइड है ना। ठीक है, तो आई इंड्यूस में, ये आई में मैंने यहां पे बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 तो लिख दिया है, बट आर मिस किया है। अब ठीक है, देखो 3 बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4 एम आर ओमेगा, अब इसको लाके आप इंटीग्रेट कर सकते हो इजिली, वेरिएबल सेपरेट कर लो, तो डी ओमेगा बाई ओमेगा इक्वल टू माइनस 3 बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 4 एम आर, और डी टी इधर हो जाएगा। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो टी इक्वल टू 0 पे ओमेगा ओमेगा नॉट था, किसी टी इक्वल टू टी टाइम में ये ओमेगा था। तो एल एन ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इक्वल टू माइनस 3 बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 4 एम आर, और ये आ जाएगा टी। तो ओमेगा हो जाएगा ओमेगा नॉट ई की पावर माइनस 3 बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 4 एम आर टी। बोलो भाई, तो ये अपना फंक्शन बनेगा, इसका ये फंक्शन है ओमेगा, एक बार मैच करिएगा। तो इस तरीके से टाइम के साथ लिनियरली अपना ओमेगा घटेगा, एक्सपोनेंशियली ओमेगा घटेगा। यहां कोई ओमेगा कांस्टेंट होने का चांस नहीं है, ये आप देख पा रहे हो। क्यों नहीं है? क्योंकि जो
आई इंड्यूस का एफ भी है, उसको कैंसिल करने वाला कोई और फोर्स नहीं है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में बैटरी थी, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में बैटरी थी, जिससे आई और आई इंड्यूस बराबर हो जा रहे थे। यहां ऐसा कोई चांस नहीं है। तो यहां पे ओमेगा जो है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो बनेगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होगा। ये ओमेगा नॉट होगा और ये अपना टी होगा और ये अपना ओमेगा होगा। ठीक है, इसके बाद की कहानी क्या पूछी गई थी? इसके बाद की कहानी आपसे पूछी गई थी, कई चीज पूछा इसने, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो आई फंक्शन ऑफ टाइम निकालना कौन सी बड़ी बात है? आप ओमेगा निकाल चुके हो, पुट करो यहां पे बी एल स्क्वायर बाई टू आर, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू आर, यही तो आई है। तो आई भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। तो आई हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू आर। तो आई भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल रहा है, बी एल स्क्वायर बाई टू आर इंटू ओमेगा, वो हो जाएगा ओमेगा नॉट ई की पावर -3 बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 4 mr टी। ठीक है, तो आई आ जाएगा बी ओमेगा नॉट एल स्क्वायर बाई टू आर ई की पावर -3 बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 4 mr टी। ये भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होगा। व्हाट इज अल्फा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कौन है ये? अभिनव। दिल खुश कर देते हो ऐसे ऐसे, मतलब हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो मतलब टीचर का दिल बाग बाग कर देते हैं। जब सब कुछ पढ़ाने के बाद, इतना बढ़िया क्वेश्चन करने के बाद जब कोई बोलता है व्हाट इज अल्फा, बहुत बढ़िया। अरे मेरे भाई, अल्फा जो है एंगुलर एक्सिलरेशन है। आपको लगता है मैकेनिक्स से जो है कोई नाता नहीं है, इसीलिए आप ऐसा पूछ रहे हो। अल्फा जो है यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर आपका नाता नहीं है तो इसको बुरा सपना सोच के भूल जाइए। ठीक है, बाकी जो बच्चे जिनको मैकेनिक्स का एबीसीडी भी नहीं आता उनको मैं अब कुछ ही नहीं बोल सकता। टाउ इक्वल टू आई अल्फा, भाई ये रोटेशनल डायनेमिक्स का सेकेंड लॉ है। ठीक है, आई अपना एम आई है, एम आई ऑफ द रॉड। आपने पूछा तो मैंने बता दिया, लेकिन आप इसे भूल जाइए फिर ऐसे क्वेश्चन, बुरा सपना सोचिए। एंगुलर एक्सिलरेशन, और क्या ही बोल सकता हूं, एंगुलर एक्सिलरेशन। ठीक है, चलिए तब अब ऐसे लोगों को ये सब दिखाऊंगा तो कहाँ अप्रिसिएशन थोड़े मिलेगा कोई। मतलब ऐसे टैलेंटेड लोगों को अगर मैं ये सब क्वेश्चन कराऊंगा तो मुझे अप्रिसिएशन थोड़े मिलेगा भाई। तो यहां से नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, आपको होमवर्क देना था, इसी का मैं बड़ा भाई जो मेरे दिमाग में आया वो आपको होमवर्क दे देता हूं। बड़े भाई से आप डील करना, छोटे भाई से मैंने डील कर दिया। बड़े भाई बड़े हैं तो भाई साहब बड़े हो गए रॉड, अब ये घूमेंगे, इनका काम और कुछ है नहीं। तो ये घूम रहे हैं, इनको मैंने घुमा दिया ओमेगा नॉट से। मतलब किसी ने घुमाया, मैं कौन होता हूं इनको घुमाने वाला? ये दुनिया को घुमाते हैं, बड़े भाई हैं। तो बड़े भाई खुद ही घूम रहे हैं अपने कर्मों से, है ना भाई? बहुत लोग बड़े भाई होते हैं जो दुनिया को घुमाते हैं, लेकिन ऊपर वाला एक समीकरण बना के रखता है जो कुछ ऐसा टॉर्क लगाता है ऊपर से कि भाई फिर घूमने लगते हैं खुद से। तो यही वो बड़े भाई हैं। तो ओमेगा नॉट से ये घूम रहे हैं, ठीक है, एट टी इक्वल टू 0। ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर सर्किट वही है, सेम सर्किट है आपका। ये ऐसे कनेक्टेड है, और इस बार मैंने थोड़ा चेंज किया है। चेंज ये किया है कि इस बार मैंने
रेजिस्टेंस जो है रॉड को दिया है, रॉड के पास रेजिस्टेंस है और कहीं रॉड नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस आर ओनली फॉर द रॉड। तो रॉड के लिए रेजिस्टेंस है भाई, ठीक है, नो अदर रेजिस्टेंस। बाकी आप समझते हैं हॉरिजेंटल है, केप्ट ऑन स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस, केप्ट ऑन स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस। तो हमें क्या करना है, वही ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालिएगा, तो आई तो अपने आप आ ही जाएगा। तो इसको ट्राई मारिएगा, आपका होमवर्क है, ठीक है, आपका होमवर्क है, इसको ट्राई मारिएगा, ठीक है। किसी टी इक्वल टू टी टाइम में ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में इनिशियल की कंडीशन ओमेगा नॉट दे दी, ये टोटल रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, आर इज द रेजिस्टेंस, एल लेंथ है, लेंथ अपना एल है, ये एल दे दिया, ये एल दे दिया, रेजिस्टेंस आर दे रखा है मैंने, टोटल लेंथ भी चलिए टोटल रेडियस आर जो है रेडियस ले लेता हूं, आर रेडियस ऑफ हुप है, रेडियस ऑफ हुप है, आर जो है ले लीजिएगा रेडियस ऑफ हुप, ठीक है। हाँ हीट छूट गया था इसमें, ठीक है। हीट के लिए आप दो तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल। हीट भाई आपको टोटल हीट पूछी है, अच्छा इसमें और भी क्वेश्चन थे भाई, ऐसी बात नहीं है, और भी क्वेश्चन थे, चार्ज भी तो पूछा था, नेट चार्ज फ्लो इन द सर्किट। तो नेट चार्ज फ्लो के लिए एक कदम आगे बढ़ेंगे, साहस के साथ निकल जाएगा। क्या इसको आप dq बाई dt लिख लेंगे, b ओमेगा नॉट एल स्क्वायर बाई 2r, e की पावर -3b स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 4mr t, dt उधर ले जाओ और टोटल पूछा है, तो टोटल पूछा है तो आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, कहां से कहां, 0 से इंफिनिटी। तो शायद यहीं से आप निकाल लेते, चलो ठीक है, e की पावर नहीं, यहां पे कुछ वैल्यू अलग आएगी ना, एक्सपोनेंशियल डिवाइड होगा, और ये इंटीग्रेट हो जाएगा 0 से टोटल चार्ज क्यू, और ये 0 से इंफिनिटी, है ना। क्योंकि आपने इंफिनिटी क्यों किया मैंने, क्योंकि ओमेगा जो है घूमता रहेगा वेरी लॉन्ग टाइम में, जैसे आप आरसी सर्किट में भी करते थे, तो इनफाइनाइट टाइम में घूमेगा, यहां पे आपने पास, तो इसकी वैल्यू जो आने वाली है वो निकाल लोगे, यहां से टोटल चार्ज क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब हीट की बात है, तो हीट के लिए भी फंक्शन बना सकते हो, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। देखिए हीट के लिए अगर बात कर रहे हो तो किसी इंस्टेंट पे हीट पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर, हीट क्या होगा, डी एच बाई डी टी, ये तो सब आप करे हुए हो, आई स्क्वायर आर, तो टोटल हीट क्या होगा, आई स्क्वायर आर डी टी, और इसको भी 0 से इंफिनिटी कर लेना, 0 से हीट, ठीक है। ठीक है, सीट मेरे पास है ही नहीं मेरे भाई कौशल, मैं ट्राई कर रहा हूं, मेरे पास भी सीट नहीं आई है, इसीलिए मैं बच रहा हूं, लेकिन आज आप करूंगा, भले कुछ मेहनत लगे, सीधे सीधे फोन से देख के बताऊंगा। तो हीट ये है, लेकिन हीट का कोई और बच्चा बताएगा, एक और तरीका है हीट निकालने का, एक और तरीका है हीट निकालने का, जल्दी सोचो, बिना इंटीग्रेट किए सोचो। हाँ, रॉनिक रोटेशन अब इलेक्ट्रो के बाद शुरू होगा, डाइपोल मैंने आज पढ़ा दिया है, कंडक्टर बचा हुआ है, तो कंडक्टर लेगा 2 लेक्चर या 3 लेक्चर, तो होपफुली आप रोटेशन ज्वाइन कर सकते हो ड्रॉपर में, करीब वेडनेसडे थर्सडे से शुरू हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई कौशल, दिल खुश कर दिया तुमने, बहुत बढ़िया, एनर्जी कंजर्वेशन, बहुत बढ़िया।
एनर्जी कंजर्वेशन बोलना तो नाइंसाफी होगी। आप ये बोल सकते हो कि जो भी रॉड की काइनेटिक एनर्जी थी, देखिएगा भाई लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप ये बोल सकते हो कि जो रॉड की काइनेटिक एनर्जी थी, इनिशियली कितनी एनर्जी थी सिस्टम के पास, हाफ आई नॉट ओमेगा, हाफ आई इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, एंड दैट टोटल एनर्जी विल बी डिसिपिएटेड इनटू हीट, बिकॉज इनफाइनाइट टाइम में ये ओमेगा जीरो होने जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम में ये ओमेगा जीरो को टेंड कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर इज आवर हीट। ठीक है, क्योंकि भाई साहब पड़े हुए हैं रेजिस्टेंस, सभी को पता है कि प्योरली डिसिपिएटिव सर्किट है, कोई स्टोरेज नहीं है, यहां कैपेसिटर नहीं है कि कोई एनर्जी स्टोर करेगा, तो पूरी एनर्जी डिसिपिएट होगी इनफाइनाइट टाइम में। ठीक है, और यहां पे आप बता सकते हो कि अपनी जो बोल सकते हो कि टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल क्या मतलब इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसको दूसरा मेथड भी है, अप्रोच है, आप इसको तो यहां से देख ही सकते हो, बाकी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के ऑफ रॉड इज इक्वल टू हीट डिसिपिएटेड, बोल सकते हो, और ये हो जाएगा हाफ ml स्क्वायर बाई 3 ओमेगा नॉट, आप करोगे तो वही चीज आएगी, हीट डिसिपिएटेड। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, हीट डिसिपिएटेड का यही आंसर होगा। तो ये आपको दिया है, ये करिएगा आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अब बात करते हैं कि हमने रोटेशन का भी देखा और ट्रांसलेशन का भी देखा, फिर एक केस लेते हैं जो रोलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, अल्फा प्रोटॉन ड्यूट्रॉन पेयर, काफी क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, इससे अभी क्या इस चैप्टर से रेलिवेंट है नहीं समझ में आ रहा है। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा कि इंड्यूस ईएमएफ E induced due to translational plus rotational motion। मान लो एक जैसे, अब भाई ये भी जो है वो बच्चा ही हैंडल कर पाएगा जिसको थोड़ा बहुत पता है रोलिंग के बारे में, है ना। रोलिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। जैसे साइकिल का पहिया चलता है तो साइकिल का पहिया घूमता भी है और आगे भी जाता है, बता देंगे, उसके भी क्वेश्चन करा दूंगा मैं, पहले ये वाला कॉन्सेप्ट देख लें। तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, देखिए अभी जो हम लोग क्लास में इलिस्ट्रेशंस लिखते हैं वो लगता है कि 2-3 क्वेश्चन किया है, बट उसके अगर ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो करीब 8 से 10 ऑब्जेक्टिव बनेंगे, जो पॉसिबिलिटी है कि उसमें से कोई ऑब्जेक्टिव एडवांस में आ जाए, है ना, मोर देन वन आंसर में या कहीं। तो ये बहुत बड़े क्वेश्चंस होते हैं जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए, इसीलिए आपको उसमें जो छुपे हुए हैं, एक क्वेश्चन करके आप करीब 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर रहे हो। तो ये इंड्यूस ड्यू टू ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन में मैं आपको इसमें एक ही ट्रिक बताना चाहूंगा, बहुत समय नहीं लेते हुए, कि क्या करिए कि मान लीजिए आपके पास कोई एक रिंग है और ये रिंग जो है रोलिंग मोशन कर रही है। रोलिंग तो सभी बच्चे समझ सकते हैं, इट इज ए टाइप ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। रोलिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। तो अब यहां से मान लीजिए इसमें बहुत सारे जो है जैसे स्पोक्स होते हैं जो जुड़े हुए हैं, ये स्पोक्स लगे हुए हैं, फ्लाई व्हील टाइप का है और ये घूम रहा है, तो ये स्पोक्स इसमें जुड़े हुए हैं। अब ये जो है रोल भी कर रहा है, मतलब ये v वेलोसिटी से ट्रांसलेट भी कर रहा है और ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है, v से ट्रांसलेट भी कर रहा है और ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है, ये कांस्टेंट है।
और मैग्नेटिक फील्ड को ये इसके परपेंडिकुलर है, जहां पे जिस प्लेन में ये रोलिंग मोशन कर रहा है उसके ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ब्लैक बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। मान लो ये एक्स वाई प्लेन में जो है रिंग जो है रोलिंग मोशन कर रहा है और ये इसके परपेंडिकुलर है। तो यहां पर अब क्या बोल सकते हो कि अपने पास इसका रेजिस्टेंस मास एम ले लेते हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस कह रहा हूं रेडियस इसका आर ले लेते हैं, ठीक है, आर इज द रेडियस, वी एंड ओमेगा कांस्टेंट लिया है, वी एंड ओमेगा जो है कांस्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे अगर पूछता है कि नेट इंड्यूस ईएमएफ बताओ क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर पूरे रिंग में नेट इंड्यूस ईएमएफ जीरो है, क्यों जीरो है, इसको आप एक बार ट्रांसलेशन से देखो और एक बार रोटेशन से। तो अगर आप केवल इसको ट्रांसलेट करा के जा रहे हो तो नेट एरिया स्वेप्ट जीरो है। अगर आप यहीं पर रोटेट करा रहे हो, यहीं पे अगर आप इसको रोटेट करा रहे हो तो आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि यहां पे इंड्यूस ईएमएफ जो है किसके वजह से आ रहा है, ड्यू टू रोटेशनल मोशन से आएगा। मतलब ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल कैसे करते हो, थोड़ा बहुत पता होगा सभी को कि सीओएम फ्रेम में हम क्या मान के चलते हैं, केवल प्योर रोटेशनल। जब सीओएम पे बैठ जाओगे, यहां पे बैठ जाओगे तो आपकी भी वेलोसिटी वीसीओएम होगी, आपकी भी वेलोसिटी वीसीओएम होगी, तो आपको ट्रांसलेशनल मोशन फील नहीं होगा, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड में वंस कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड, सब एक ही नाम है। तो सीओएम फ्रेम में प्योर रोटेशनल मोशन है, प्योर रोटेशनल मोशन होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको एक बार अगर ट्रांसलेशन से देखो तो ट्रांसलेशन से ये पूरा डिस्क ऐसे ऐसे जा रहा है ना, तो इसका जो एरिया स्वेप्ट है वो जीरो है, क्योंकि जितना एरिया ये आगे स्वेप्ट कर रहा है उतना पीछे कम हो रहा है, और कांस्टेंट जो है फ्लक्स इसमें पास हो रहा है फाई इक्वल टू बी इंटू एरिया ऑफ लूप से। लेकिन अगर रोटेशन की बात करो तो अगर यहीं पर इसे रोटेट करा रहे हो तो ये बहुत सारी बैटरी लगेंगी इसमें। जैसे ये सेंटर है, सेंटर के अबाउट, अच्छा सभी बच्चों को ये पता है कि ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कैन बी कंसिडर्ड एज टू बी ए प्योर रोटेशनल मोशन। ये तो थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं पता है तो एज ए रूल अभी पढ़ लेना, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन can be considered as pure rotational motion about CIR या IAOR, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी सब सुन के थोड़ा डर लग रहा होगा, IAOR इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां पे इससे आप इस पे मत जाइए, अभी आप ये जानिए कि फॉर प्योर रोलिंग मोशन IAOR इज आवर कॉन्टेक्ट पॉइंट। ये जान लीजिए बस कि IAOR जो पॉइंट होता है प्योर रोलिंग मोशन के लिए वो कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है, ठीक है। तो प्योर रोलिंग मोशन में आप सभी को पता है कि जब कांटेक्ट पॉइंट की स्लीपिंग नहीं हो, कांटेक्ट पॉइंट की स्लीपिंग नहीं हो तो वो रोलिंग मोशन प्योर रोलिंग मोशन बन जाता है। तो प्योर रोलिंग मोशन यहां पर जो हो रहा है वो IAOR इज आवर कांटेक्ट पॉइंट। तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है इसको आप IAOR मान सकते हो, और ये जो दो मोशन है इसको आप एक मोशन में देख सकते हो। किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, इस C के रिस्पेक्ट में आप इसको प्योर रोटेशनल मोशन देख सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे अगर ये पूछा जा रहा है कि यहां पे पॉइंट A है, ये C ले लेता हूं, ये पॉइंट B है डायगोनल, और ये मान लीजिए C है, ये D है। तो सिमेट्रिकल पॉइंट्स जो है डायगोनल के अबाउट लिया है।
कहीं भी पूछा जा सकता है, ये डी है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें हमें क्या क्या बताना है, कुछ भी पूछ सकता है। VA माइनस VB बता दो, ठीक है। VA माइनस VB क्या होगा? फिर आपसे पूछा जा सकता है, ये सेंटर है, तो आपसे पूछा जा सकता है VO माइनस VC बता दो, या VO माइनस VB बता दो। VA माइनस VB लिया, एक ले लेते हैं VA माइनस VC। मान लो ये दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भौदीप, V इक्वल टू R ओमेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्योर रोलिंग के लिए, अब मैंने कहा कि ये वाला टॉपिक उन बच्चों को हो सकता है ना समझ में आए जिनको रोलिंग नहीं पता है, तो ये वाला बस कॉन्सेप्ट स्किप कर सकते हैं अभी। V इक्वल टू R ओमेगा, क्योंकि उन कनेक्ट कर लेंगे जब वो पढ़ लेंगे, तो ये रेडियस R है, तो V इक्वल टू R ओमेगा। तो मेरा कहना है कि मुझे, अच्छा ये सभी बच्चों को पता है कि नेट फ्लक्स अगर जीरो भी होता है तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये मैंने आपको बताया हुआ है इस वाले एग्जाम्पल से कि एक रिंग मूव कर रही है, ट्रांसलेट कर रही थी, याद करो। मैंने कहा था कि इसमें E नेट जीरो है, बट अगर दो पॉइंट लेते हैं आप A और B, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसको दो में ब्रेक किया था, याद आ रहा है सभी को? तो यहां और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दो बैटरी लगेगी और दोनों पैरेलल में बैटरी लगेगी सेम EMF की, तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में होगा, बट नेट पोटेंशियल अपना जो है जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अपने पास पोटेंशियल को, अच्छा हाँ ठीक है, चलो इसको मैं ये कर देता हूं, E कर देता हूं, EA माइनस EC इंड्यूस, और ये आप ले लीजिए EA माइनस EB, ठीक है। वेलोसिटी से अगर कंफ्यूजन है तो ऐसे क्वेश्चन का एक ट्रिक है, बाकी बच्चे जो बहुत नहीं जान पा रहे हैं वो एज ए ट्रिक याद रखिए कि जब भी ऐसा पूछे तो आप क्या करिए, इसके अबाउट इसको रोटेशन मानिए, और रोटेशन मानेंगे तो इफेक्टिव लेंगे, बता चुका हूं। इसको आप इफेक्टिव ले सकते हैं, मतलब इसके लिए जैसे आपको VA माइनस VC निकालना है, तो VA माइनस VC के लिए आप क्या करेंगे, आप पूरा एक सर्किट ले लेंगे, कहां से कहां, A से C को ज्वाइन करके एक रॉड, आप ये मानेंगे कि एक रॉड रोटेट हो रहा है ऐसे। A से C के लिए आप ये मानेंगे कि मान लो यहां पर अपने पास A है और ये अपने पास C है, और ये मान लेंगे कि ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है कांस्टेंट ओमेगा से, और इसका डायरेक्ट L जो है अपना 2R है। तो इसका आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, और बस ड्रिफ्टिंग देख लीजिए इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए V क्रॉस, ये V इधर होगा, किसी पॉइंट का V इधर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर होगी, तो V क्रॉस B ड्रिफ्टिंग इधर करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव। तो आप यहां बता सकते हैं कि जो हायर पोटेंशियल होगा वो ये वाला होगा, तो VC माइनस VA, ये आप बता सकते हैं B ओमेगा 2R स्क्वायर बाई 2, तो ये अपने पास हो जाएगा 2B ओमेगा R स्क्वायर। मैंने आपसे पूछा था VA माइनस EC, तो ये माइनस टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए यहां पर A से B के लिए पूछेगा, तो A से B के लिए आप क्या करेंगे, एक इफेक्टिव रॉड ऐसा बनाएंगे। A से B के लिए आप एक ऐसा इफेक्टिव रॉड बना लेंगे जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हो, जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हो, और इसके वजह से जो रोटेशन का कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है, जो रोटेशन का कांस्टेंट, भाई रॉनिक, ये चीज यही मैंने कहा, ये आगे आपको रोटेशन में प्रूव होगा। CIR का यही कॉन्सेप्ट होता है, या IAOR का, कि जिस पॉइंट को आप IAOR मानते हो उस पॉइंट के अबाउट प्योर, मैंने लिखा हुआ है, पढ़िए ध्यान से, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन कैन बी कंसिडर्ड एज प्योर रोटेशन अबाउट IAOR। तो IAOR के अबाउट आप ये दो मोशन को एक मोशन में रिड्यूस करते हो,
और इसको रोटेट कराते हो, है ना, इसको रोटेट कराते हो, इसीलिए वही ओमेगा मिलता है जो सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास का, ये सब रोटेशन में प्रूव होगा। तो यहां पर अपने पास ये ओमेगा है, ठीक है। क्वेश्चन बताना जरूरी है क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे इसी चैप्टर में मिलेंगे। तो ये ओमेगा है। अच्छा, अब ये बताओ कि ये अगर आर है, ये आर है, तो ये इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा, √2r, ठीक। तो अब आप यहां से बता सकते हो, और ये वेलोसिटी यहां पे कुछ ऐसे होगी, तो v क्रॉस b करोगे तो ये फिर से इधर नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहां पर ये b था। तो इसके लिए आप लिखेंगे vb मतलब वही e, आप ऐसे लिख लीजिए EC माइनस EA, और ये अपने पास हो जाएगा EB माइनस ये हाइयर माइनस लोअर, वो हो जाएगा b ओमेगा √2r, ये लेंथ होगा l के जगह पे बाई 2, तो ये आएगा b ओमेगा r², ठीक है। अब आपसे कहीं हो सकता है कि VB माइनस VB पूछ ले, VB माइनस VB, तो कॉमन C है, यहां भी C है, EC माइनस EA मैंने पूछा, और यहां से अपने पास है EA माइनस EB पूछा, और यहां EC, तो आपसे C और B पूछ ले तो आप उसको सबट्रैक्ट करके कर सकते हैं, है ना, सबट्रैक्ट। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल पूछेगा तो आप ये जो टचिंग पॉइंट है, जो कांटेक्ट पॉइंट है, उसको मान लेंगे कि ये यहीं के अबाउट ऐसे रोटेट हो रहा है। तो यहीं के अबाउट रोटेट होने का फायदा आपको क्या मिला, आप देखिए, आप इसको और समझिए भाई। आपने जो ये किया है, आगे जैसे ये देखिए, इसको हाफ में किया है कि नहीं, इसके अबाउट आपने यही तो लिया है, इसको दो हाफ में ब्रेक कर दिया है ए और सी के लिए। अगर आप देखो, इसका मतलब इसमें भी ट्रांसलेशन की वजह से कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं आ रहा है, ट्रांसलेशन की वजह से कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है रोटेशन की वजह से आ रहा है। तो रोटेशन की वजह से आप ये बोल सकते हो ना, इफेक्टिव वाला ये ओमेगा से मूव कर रहा है, ये भी ऐसे ओमेगा से कर रहा है, ये ए था, ये सी था, तो ये अपना सी और ए दो पार्ट में किया। तो इसकी जो बैटरी लगेगी, है ना, इसकी जो बैटरी लगेगी, ध्यान दीजिएगा, नेट इंड्यूस ईएमएफ अगर पूछा जाए पूरे लूप में नेट इंड्यूस ईएमएफ अगर आपसे पूछा जाए, ये दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है, नेट इंड्यूस ईएमएफ आपका जीरो ही है, नेट इंड्यूस ईएमएफ जीरो है। कैसे, आप यहां पे जो बैटरी लगाएंगे, वो बैटरी आपकी जो लगेगी वो कुछ ऐसी लगेगी, बोलिए कितनी, बी ओमेगा वही 2r² जो भी था बाई 2, और ऐसी बैटरी यहां पे भी लगेगी, बी ओमेगा 2r² बाई 2। तो ये दोनों बैटरी अगर जोड़ोगे तो ये कैंसिल आउट होंगी, ये दोनों बैटरी अगर आप जोड़ोगे, इसको आप ऐसे देखो, एक हाफ और एक हाफ के लिए, तो नेट अपना क्या आएगा, ये कैंसिल आउट करेंगे कि नहीं, सेम ही इंड्यूस है। तो इसके लिए और इसके लिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट जो होगा फॉर लूप ई इंड्यूस वो जीरो रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल रहा है। रोलिंग मोशन नहीं भाई, यहां पे आप रोलिंग मोशन में आप ये मान के चल रहे हैं, देखिए आप फिर भूल रहे हैं, आप इसको हटा के एक रॉड मान के चला रहे हैं। तो रॉड के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स का, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस सर्कल में मूव कर रहा होगा, उसकी ये टेंजेंशियल वेलोसिटी मानी जाएगी, और v क्रॉस b से वैसे ही ड्रिफ्टिंग करेंगे जैसे रॉड का आप कर रहे थे, ठीक है। तो रॉड के लिए अभी कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, रॉड का जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने बता रखा है कि उनके रैंडम मोशन को हम नेग्लेक्ट करते हैं, पहले ही बता रखा है। तो जिधर ये रोटेट हो रहा होगा उसके हिसाब से उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, फिर v क्रॉस b कर लीजिएगा, तब से तो यही कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्यू टू रोटेशन अपने पास ये आएगा दो पॉइंट, तो आपने क्या देगा कि इसमें जो नेट फ्लक्स है, नेट फ्लक्स अगर आप देखिए तो नेट फ्लक्स आपका पूरा जो है, नेट इंड्यूस ईएमएफ
जीरो है दोनों के लिए, बट किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल रहा है। अब मैं आप उसको समझा चुका हूं। अगर जैसे आपने अभी ए और किसके लिए किया था, ए और बी के लिए किया था, तो ए और बी का क्या मतलब है, ए और बी का ये मतलब है कि आपने इसको कैसे ब्रेक किया, एक ये ए और बी वाले में समझिए क्या हो रहा था। ये था, तो इस ए और बी वाले में आपने इतना ऐसे कर दिया, इतने पार्ट के लिए इसको ब्रेक कर दिया। ये अपना ए था और ये मान लीजिए बी था। एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट अपना ये बी है, ये एक ए है। दोनों के लिए जो इफेक्टिव लेंथ होगा, दोनों के लिए जो इफेक्टिव लेंथ होगा, जो मैंने आपको इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट दिया था, वो 2r ही होगा ना भाई। दोनों के लिए जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो √2r ही होगा। बताइए, चाहे इस वाले मेजर आर्क और माइनर आर्क आप इसको रोटेट कर रहे हो, इसको रोटेट कर रहे हो ओमेगा से, इसको भी आप रोटेट कर रहे हो ओमेगा से, तो इसका भी अगर करोगे तो यही चीज मिलेगी। ठीक है, तो अब यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, यहां पे जब आप लेके आ रहे हो तो आर, ये √2r देखो, तो इस पार्ट के लिए जो बैटरी लगेगी उतना इस पार्ट के लिए लगेगी। मानते हैं कि नहीं? जितना इस मेजर आर्क के लिए जो आप इफेक्टिव लेके आओगे उतना इस माइनर आर्क के लिए लेके आओगे। तो यहां पे दो पैरेलल बैटरी लगेगी, नेट आपका फिर जीरो होगा, पर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल होगा, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल होगा। शायद सभी बच्चे समझ गए। तो ये ए और बी के लिए है। ठीक है, ए और बी के लिए। बस इसमें रोलिंग का कॉन्सेप्ट इतना आया है, रोलिंग का कॉन्सेप्ट इतना आया है कि आपने जो ट्रांसलेशन और रोटेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों के लिए, ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों के लिए जो करना था, उसको आप उस बर्डन को आपने क्या किया, हटा दिया और कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट उसे सीधे रोटेट कर दिया। ठीक है, कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट सीधे आपने इसको रोटेट कर दिया। तो अब हालांकि एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब रोलिंग अगर जिसमें जिनको थोड़ा बहुत रोलिंग का आइडिया है वो कर सकते हैं कि दो मान लीजिए एक इंसुलेटेड प्लेन पे, इंसुलेटेड प्लेन पे दो जो है कंडक्टिंग रिंग जो है रोटेट हो रही है। एक की वेलोसिटी, ये कर लिया जाए पहले क्वेश्चन, ये v है, दोनों सेम वेलोसिटी v से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये v है और ये भी v से जा रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी यही है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। रेडियस आर है, आइडेंटिकल रिंग है, रेडियस आर है। तो यहां पे दो टॉप मोस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम P दे रहा हूं, इस पॉइंट का नाम दे रहा हूं Q। ठीक है, तो हमें इनके टॉप मोस्ट पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, Vp माइनस Vq, मतलब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमें निकालना है। और ये क्या है, प्योर रोलिंग कर रहे हैं, प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है और ये इंसुलेटेड प्लेन है। मतलब इसका ये मतलब है कि मान लो कोई इंड्यूस हो गया तो भी यहां पे कोई करंट का ये नहीं होगा, इंसुलेटेड है। हालांकि वो उससे भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि क्लोज लूप में ही जाएगा। चलिए Vp माइनस Vq बताते जाते जाते बता दीजिए। इसमें जो है आप क्या करेंगे, किसी रेफरेंस, ये O मान लेंगे, ये सब सेम पॉइंट होंगे, यहां तो ग्राउंड के पॉइंट है, ये सब तो सेम हो गए, है ना। तो किसी कॉमन O के अबाउट अभी अभी आपने किया है, आप VO माइनस VP या VO माइनस VQ निकाल सकते हो। इसके लिए आप इफेक्टिव रॉड क्या ले लोगे, ये इफेक्टिव रॉड ले लोगे और इसका इफेक्टिव रॉड ये ले लोगे, ये अपना O होगा। बस ये ध्यान रखना
ये ध्यान रखना कि अगर ये V से मूव कर रहा है तो यहां पे रिलेटिव स्लीपिंग नहीं होनी है। थोड़ा रोटेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है। मैंने बोला आपको कि जो बच्चे इसमें कंफर्टेबल नहीं है उनको ये पॉइंट पे दिक्कत हो सकती है। तो यहां पर अपने पास ये V है, तो इधर ट्रांसलेशन की वजह से इस पे V ऐसा आएगा और रोटेशन की वजह से इधर आएगा R ओमेगा। तो मतलब ओमेगा इसका ऐसा होगा, तभी ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये इसमें रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होती है। तो इसका ओमेगा ऐसा आएगा, मतलब इसमें रॉड ऐसे रोटेट होगा। इस वाले में V इधर है तो इसका ओमेगा इधर आएगा, तभी इसमें V इधर है और R ओमेगा इधर होगा, तो इसमें स्लिपिंग नहीं होगी। तो इसका जो होगा ये ऐसा होगा, दोनों उल्टा होंगे। क्या समझ गए सभी लोग? इसका जो है कैसे आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल, और इसका कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो अब यहां पे रेडियस तो 2r मानेंगे दोनों के लिए, लेकिन जो पोलैरिटी डिसाइड करेंगे, पोलैरिटी का बड़ा मेजर रोल है। पोलैरिटी जो डिसाइड करेंगे वो कैसे करेंगे, यहां पे कोई भी एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी लेंगे। कोई भी अगर यहां पे एक इलेक्ट्रॉन लेते हो तो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर होगी, तो और हमारा ये B है, तो V क्रॉस B, सॉरी ये V क्रॉस B इलेक्ट्रॉन के लिए ऊपर, तो यहां पे आ जाएगा नेगेटिव, ये आ जाएगा पॉजिटिव। यहां पे अगर यही इलेक्ट्रॉन लोगे तो ये इस रेडियस में मूव कर रहा होगा जिसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर होगी। ठीक है, देखो कुछ बच्चे 0 बोल रहे हैं, गलत है, 0 वालों का गलत है। ये V क्रॉस B करोगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए इधर होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो पोलैरिटी आपको ध्यान रखनी है। तो यहां के लिए अब आप क्या लिख सकते हो, यहां पे हाइयर माइनस लोअर हमेशा लिखा करो, तो VO माइनस या EO लिख लो, कोई बात नहीं, EO माइनस EP, ये P है और ये Q था, तो माइनस EP इक्वल टू लिखोगे B ओमेगा R स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा अपने पास 2B ओमेगा R स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से इसका लिखोगे तो ये हाइयर ये है, तो VQ माइनस VO, इसका भी वैल्यू तो वही आएगा 2B ओमेगा R स्क्वायर। अब आपसे मैंने क्या पूछा था कि VP माइनस VQ, अरे यार ये E और, तो यहां पे मैंने आपसे पूछा था EP माइनस EQ। कायदे से E नहीं लिखना चाहिए, जनरली हम पॉइंट के पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, इसीलिए हमें नहीं लिखना चाहिए, EMF को लिखते हैं। चलिए ठीक है, तो यहां पर अपने पास ये आप कर सकते हो, इस फर्स्ट इक्वेशन को और इस सेकेंड इक्वेशन में क्या करोगे जिससे ये मिल जाए EP माइनस EQ। सीधे सीधे आप देख रहे हो कि आप इसको क्या करने वाले हो, इससे जो है इसको ऐड कर देने वाले हो, तो आपके पास जो फर्स्ट प्लस सेकेंड जो आएगा वहां से आपको मिलेगा EQ माइनस, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, EQ माइनस EP इक्वल टू 4B ओमेगा R स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो मैं मॉड पूछता तो आप ये आंसर देते, नहीं तो माइनस के साथ देते। ठीक है, अगर मैं मॉड पूछूंगा तब तो ये आंसर आएगा, नहीं तो माइनस के साथ आंसर आएगा, नहीं तो आंसर अपना माइनस के साथ आएगा। ठीक है, तो आप जैसे भी कर सकते हैं। शायद ये बच्चे समझ गए होंगे सभी लोग कि अगर ये सेम होता, इनका सेंस ऑफ ट्रांसलेशन, ये V दोनों सेम होते तब ये 0 हो जाते। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में V से रोल कर रहे होते, प्योर रोलिंग, तब ये 0 हो जाते। हाँ ठीक है, चलिए, तो ट्यूसडे ऑफ है आपका, बिल्कुल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी बच्चों को मेरी तरफ से। और साथ में जो इंडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप SC वर्मा भी के क्वेश्चन जो आपको सही सही लगे वो कर सकते हैं, या फिर आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस ट्राई करना शुरू करिए। ठीक है, मॉड्यूल के क्वेश्चन आप ट्राई करना शुरू करिए, आप खुद ही ढूंढ के देख लेना जो जो कर पाओगे। ठीक है, DPP, हाँ DPP अपलोड बोल दूंगा। ठीक है, बाकी आप एक काम कर सकते हो कि अभी तक जितना भी पढ़ा है, अभी क्या आपने छोड़ा है, मोशनल EMF सारा हो गया,
आपने अभी जो छोड़ा है सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और एलआर सर्किट, 3 टॉपिक बचते हैं, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और एलआर सर्किट। इसको छोड़कर बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन मिले वो ट्राई करिएगा मॉड्यूल में। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और एलआर सर्किट, ये अभी हमारे लेफ्ट है, रिमेनिंग है ये। तो इसको छोड़कर बाकी सब हो चुका है, ठीक है। तो यहां के बाद आप ये कर सकते हैं। कल टेस्ट आप लोगों का अगर शेड्यूल है तो जरूर होगा भाई, टेस्ट आपका शेड्यूल है ना, तो जरूर होगा, बिल्कुल होगा। तो रिमेनिंग टॉपिक इन ईएमआई ये है, इसको छोड़कर आप क्वेश्चंस चाहे पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं या मॉड्यूल अटेम्प्ट कर सकते हैं, या एससी वर्मा के भी क्वेश्चन आपको जो दिखेंगे अच्छे वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, ठीक है। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।